नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है, आपको याद हो तो हमने जब लास्ट टॉपिक किया था रदरफोर्ड मॉडल का जो फेलियर था, उसमें एक फेलियर था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया था, या कह सकते हैं आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये एक फेलियर था जो कि बाद में रदरफोर्ड ने इसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और चीज़ें जो है आगे बढ़ी। तो सबसे पहली चीज़, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, बेसिक आइडिया क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास की जाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंड में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, सॉरी। वो हो गया स्पेक्ट्रम। क्या होता है, जो लाइट है, लाइट को प्रिज्म से पास कराने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन में जो हमें पैटर्न मिलता है, कलर के बैंड्स मिलते हैं, उस चीज़ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास दो तरह के स्पेक्ट्रम देखिए हैं, एक है डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम जो हमने भी फ़िलहाल यहाँ डिस्कस करना है, ये वो होता है जिसमें जब आप लाइट ऑब्जर्व करेंगे, लाइट का जो पैटर्न है उसमें 7 कलर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ विबग्योर का। तो इसमें आपको सारे कलर्स के बैंड नहीं मिलेंगे, आपको कुछ बैंड्स मिलेंगे, कुछ बीच में डार्क स्पेस मिलेगा। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो ही हमने डिस्कस करना है, और यही हमने बात की तब कि नील बोहर का जो है रदरफोर्ड का फेलियर का रीज़न था। दूसरा होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कलर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं। आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास इंडिया का फ्लैग है, उसमें भी कलर के बैंड्स हैं, और रेनबो है, उसमें भी कलर के बैंड्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्लैग हमारा इंडिया का है उसमें हमारे पास कलर जो हैं उनकी प्रॉपर लाइन है, मतलब आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर विड्थ दी हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कलर होगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा कलर है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक बाउंड्री लाइन है, इसके बाद दूसरा कलर स्टार्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप रेनबो देखें तो रेनबो में ऐसा होता है कि एक कलर फेड होता जाता है और दूसरा उसी में से फिर डार्क होना शुरू हो जाता है। मतलब आप एग्जैक्ट बाउंड्री से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई इसके बाद ये कलर है, इसके बाद ये कलर है। ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये हमने डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम की बात करनी है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये एक जार है, इस जार में गैस फिल की हुई है, और इसको हमने यहाँ से हीट किया। हीट करने से यहाँ से जो रेडिएशंस एमिट होंगी, उस रेडिएशंस को हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो गैस का जार है, इस जार में कुछ मॉलिक्यूल बॉटम में है, कुछ मॉलिक्यूल मिडिल में है, कुछ मॉलिक्यूल टॉप में, और आप बॉटम से हीट कर रहे हैं। तो इससे होगा ये कि जो मॉलिक्यूल बॉटम में है ऑब्वियसली उनको ज़्यादा हीट मिलेगी, और जो टॉप में उनको कम हीट मिलेगी। और इस हीट के डिफरेंस की वजह से, जैसे हमारे पास मान लो ये एटम है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ही सबको एनर्जी अलग अलग मिलेगी। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो ये ज़्यादा हायर लेवल पे जंप करेगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो कम लेवल पे जंप करेगा। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फोर्थ शेल में, कुछ फिफ्थ शेल में, कुछ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल में। तो ये अलग अलग लेवल पे जंप करते हैं। अच्छा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है। और जब ये हायर स्टेट में जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि जो आपका ये फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड शेल की एनर्जी जो है वो -3.4 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे जंप करना है तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी चाहिए। अभी पीछे देख चुके हैं चीज़, इतनी एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट से थर्ड पे आना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि उसके हिसाब से फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे उतनी एनर्जी नहीं होती है, तो वो एनर्जी इसके लिए वेस्ट है। तो जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग कलर्स के बैंड्स मिलते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी अगले लेवल की होगी, जितना एनर्जी गेन करने पर उसको फ़ायदा है, नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा, उस पर तो वो जाएगा, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और इसीलिए हर कलर के बैंड मिलते नहीं हैं।
इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी ली, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैक भी आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैक आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। उस रेडिएशन की वजह से जितनी एनर्जी लेकर ये ऊपर गया था, उस रेडिएशन की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एमिटेड रेडिएशन मिलता है, और उस रेडिएशन की वजह से कलर मिलता है। ठीक है बेटे, तो हम क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, और इसीलिए जब ये यहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, तो स्टेबल है, हायर पे गया तो अनस्टेबल हो गया, और इसलिए वापस ये बैक आएगा, और बैक आने पर रेडिएशंस एमिट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये रेडिएशंस कई बार क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और वो उससे हमें जो पैटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्लियर सी बात। तो ये है बेटा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम हमने स्टडी करना है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, क्योंकि नील बोहर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, तो हमने हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम को ये स्टडी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ध्यान से। क्या कहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, तो आपको एनर्जी निकालनी और वेवलेंथ निकालनी। अब देखिए, सेकेंड ये वाला शेल, फर्स्ट ये वाला शेल, सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो निकालना है, और उस रेडिएशन की क्या वेवलेंथ होगी वो निकालनी है। तो बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमने यूज़ किया था, En इज इक्वल्स टू, En का मतलब एनर्जी ऑफ nth शेल, इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इन nth शेल है। अब आपको निकालना है कि इसके जंप में कितनी एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको इस लेवल की एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी, दोनों की एनर्जी अगर आपको पता है तो डिफरेंस करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया बेटा, देखिए, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब यहाँ E2 और E1 जो हैं क्या है, देखिए, हमारे पास E2 का मतलब एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट। क्या करना है आपने, अब हाइड्रोजन का है तो Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और N की वैल्यू यहाँ 2 होगी, तो -13.6 Z² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, तो -13.6, अब यहाँ दोनों ही 1 होगा क्योंकि Z भी 1 है और N भी 1 है, तो ये आ जाएगा 13.6 1² अपॉन 1²। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया -13.6 अपॉन 4 प्लस 13.6 अपॉन 1। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपको क्या है, चाहिए होती है अगर आप सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं। अब एनर्जी यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, कई बार ऐसा होता है कि आपको एनर्जी पूछी गई होती है जूल में, एनर्जी आपसे जूल्स में पूछते हैं, तो अगर आपको जूल्स में निकालनी हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 1.602 10⁻⁻19 जूल। इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो आ गई बात आपकी एनर्जी की। अब एनर्जी का यूज़ करके हमने क्या निकालना है, एनर्जी का यूज़ करके हमने कैलकुलेट करना है इसमें वेवलेंथ लैम्डा। तो एक फॉर्मूला हमने किया था, E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। भाई h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.636 10⁻⁻34। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ जो हमने कैलकुलेट करनी। तो E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा था, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन E हो जाएगा। h की वैल्यू पुट कर दी 6.636 10⁻⁻34 इंटू 3×10⁸ डिवाइड बाय 10.2 इंटू 1.6, मतलब 10.2 क्या है यहाँ पर, एनर्जी है। इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट किया, ये आ गया मीटर में आपकी वेवलेंथ। देखिए, एक दूसरा फार्मूला और हम यूज़ करते हैं कई बार, अगर आपको मान लिया डायरेक्टली निकालना हो, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, ये H और C की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय लैम्डा।
बट यहाँ पर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी 10.2, पुट कर दिया, सीधा आंसर आपका क्या आ गया, लैम्डा में आ जाएगा। और लैम्डा को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, आपको वेवलेंथ और एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, किसी भी ऑर्बिट की किसी भी शेल की आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो भी बात कि एनर्जी हमने निकालनी थी, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे मूव कर रहे हैं, हमने पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख दिया है, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पर तो क्या था कि आपको एनर्जी दी थी और आपने वेवलेंथ निकालनी थी। कई बार आपको डायरेक्टली वेवलेंथ निकालने को कह देते हैं इलेक्ट्रॉन जंप से। अब जैसे आपके पास यहाँ दिया हुआ है, क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल्स टू n2 टू n इज इक्वल्स टू n1, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वही सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो आपको वही निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1। ये तो हमारा फॉर्मूला बेसिक है ही है, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डेल्टा ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ हमने क्या पुट किया, ई n2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस में ई n1 माइनस 13.6 n1 स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 13.6 जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये रहेगा अंदर ब्रैकेट में। अब इसमें 13 क्या करो, इस साइड एच सी अपॉन एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बोथ साइड, एच सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, एच सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये वाला एच सी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ जो 13.6 अपॉन एच सी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एच कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है, तो इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दिया गया आर, और आर जो है इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और इस इक्वेशन को रिडबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। तो आर की वैल्यू जो है अगर आप मीटर में निकालें तो 1.09 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स ये आर की वैल्यू आती है। देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना है लैम्डा, और फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 n2 स्क्वायर। तो जब अगर आप लैम्डा निकालेंगे तो ये r 1/r हो जाएगा, तो आप सीधा 1/r की वैल्यू याद रखो, तो 1/r होता है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा पुट करके, आगे हम फॉर्मूलोज में यूज़ भी करेंगे कैसे निकालना है। अब देखिए जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहा है, कैलकुलेट लैम्डा फॉर हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n2 टू n1, ठीक है। लैम्डा निकालना है, हाइड्रोजन एटम में निकालना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1, मतलब सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है। अगेन सेम क्वेश्चन है, सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, आपको क्या निकालना है, आपको सीधा वेवलेंथ निकालनी है। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हमने क्या किया, हाइड्रोजन और जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी, n1 n2, हमेशा n2 की वैल्यू ग्रेटर वाली लेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे 2 और 1 दिया हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ n2 जो है 2 होगा, n1 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन लैम्डा आर z1 क्योंकि हाइड्रोजन है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, एलसीएम लिया 3/4 हो गया, 3/4 हुआ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/r इंटू 4/3, तो 1/r की वैल्यू 911 थी, 4/3 ये आ गया 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसकी वैल्यू आ गई 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमने ये जो वैल्यू निकाली वेवलेंथ की, किसकी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट तो क्या आएगा, n2 3 है, n1 1 है, सेम फार्मूला, बस n2 की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। एलसीएम लिया 8/9 आ गया, तो लैम्डा आ गया 1/9/8, तो ये वैल्यू क्योंकि 1/r की 911 होती है इंटू 9 अपॉन 8, ये आ गया 1026। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की बात है, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो वेवलेंथ कितनी थी, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, बट इफ इट कम फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट देन वेवलेंथ इज 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब जितना ज़्यादा जंप होगा, मतलब दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा, उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है। और इस तरह से पूरा पैटर्न जो मिला
उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन का पैटर्न। इसमें हमने क्या किया है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, बेटे यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनी हुई है, ये हैं हमारे शेल, जो आप एटम में नहीं लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं को हमने स्ट्रेट ड्रॉ किया है। ये है फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, अप टू इन्फिनिटी शेल। ठीक है बेटे। अब क्योंकि मैंने जैसे कहा था आपसे कि हमने एटम को जब हीट किया तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल में जंप कर गए, कोई सेकेंड पे गया, कोई थर्ड पे गया, कोई फोर्थ पे गया, तो जब वापस आएंगे तो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो अगर सारे के सारे देखिए सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट पे, ऐसे ही इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आ रहा है, तो जो पैटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज़ कहते हैं, लाइमन सीरीज़ कहते हैं। इस लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू 1 होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहे हैं, और N2 की वैल्यू जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, सेकंड से भी आ रहा है, थर्ड से भी आ रहा है, फोर्थ से भी आ रहा है, और फ्रॉम इन्फिनिटी से भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाती है, लाइमन सीरीज़ कहलाती है। इस लाइमन सीरीज़ में देखो फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है। इसकी वेवलेंथ है 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि सेकेंड लाइन जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है 1024 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऐसे अगर इन्फिनिटी से आता है फर्स्ट पर तो 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जा रही है, वह इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका N2 से N1 पे आता है तो क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइमन सीरीज। अगर 3 से 1 पे आता है तो सेकेंड, ऐसी अगर इन्फिनिटी से 1 पे आता है तो उसे लास्ट लाइन कहते हैं, क्योंकि उससे बाहर तो हो नहीं सकता। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी, N1 जब इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है बेटे। अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ये तो हो गया कि अगर फर्स्ट पे आए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी फर्स्ट पे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड पे आके रुक जाए, जैसे यहाँ थर्ड से सेकंड पे आया, फोर्थ से सेकंड पे आया, फिफ्थ से सेकंड पे आया, और सेवन सेकंड पे आया। जब इस तरह का पैटर्न मिलता है तो उसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। पहली लाइमन थी, ये बाल्मर है। बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और N2 जो है वो 3 4 5 6 ये होगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न आते हैं थर्ड पे तो उसे पाश्चन कहते हैं, फोर्थ पे आए तो उसे ब्रैकेट कहते हैं, और अगर फिफ्थ पे आए तो उसे पिफंड कहते हैं। इसके बाद एक और होती है बट आपके सिलेबस में नहीं है, हैम्पीफेरी कहते हैं उसको, क्योंकि उससे बात नहीं होती। तो ये जो अलग अलग सीरीज़ है इसमें N1 N2 आपको पता होना चाहिए, किसे N1 कहेंगे किसे N2 कहेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर हुई बात। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, आप जो आपका फर्स्ट N=1 है, इसमें एनर्जी सबसे कम होगी। आप जैसे ऊपर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। हमने उस दिन भी देखा था कि एटम में जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो एनर्जी एक तो इंक्रीज़ होगी। दूसरी चीज़ बेटा, जो सन से रेज़ मिलती हैं वो हाइड्रोजन की रेज़ है। क्यों? क्योंकि कहते हैं सन पे हाइड्रोजन है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोजन के, या सन से जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट, एक होता है विजिबल, और एक होता है इंफ्रारेड। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर जो आप पैटर्न बना रहे हैं ये भी सन मतलब हाइड्रोजन गैस का है। तो इसमें जो पहली रेज है लाइमन सीरीज वाली, वो फॉल करती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट। और बाल्मर जो है विजिबल में आती है। बाकी सारी जो पाश्चन, ब्रैकेट, पिफनी सारी किस में आती हैं, इंफ्रारेड में आती है। एक्चुअली इनके अपने इफेक्ट हैं। जैसे विजिबल है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, एक की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, और एक ओजोन ट्रैप कर लेती है। तो इस तरह से अलग अलग ये पैटर्न जो है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का पैटर्न था कि किस तरह से हाइड्रोजन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, अभी हम बात कर रहे थे जो हाइड्रोजन की वेवलेंथ मतलब सॉरी जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ किससे निकालते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा से, या एच और सी कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं डेल्टा ई जो है वो किसके रेसिप्रोकल है, वेवलेंथ के। मतलब वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी जो है और वेवलेंथ का है डेल्टा ई इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और इसमें हम लिखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन N1 में है तो मिनिमम एनर्जी होगी, N2 में तो मैक्सिमम, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो छोटे टर्म्स हैं याद रखना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहते हैं उसको जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आ रहा होता है, तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। जैसे
अगर इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू फॉर हाइड्रोजन होती है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है बेटे। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आए कहाँ से, 1216 से आएगा, उस समय शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होती है, N2 से N1 पे इलेक्ट्रॉन आता है और वेवलेंथ कितनी होती है, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट कब होगी, उसके बाद आपकी एनर्जी क्या प्रोपोर्शन है। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, आपसे कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और ट्रांजिशन लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम दिस टू दिस ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अगर फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो है कितनी लाइंस यहाँ मिलेंगी, कैसे पता लगता है, ये ध्यान रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्थ से सीधा फर्स्ट पे आ जाए, वो डिपेंड करता है एनर्जी कंसिडरेशन पर। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ से फर्स्ट पे आए, ये हो सकता है फोर्थ से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे आए, ये हो सकता है फर्स्ट से आ जाए किस पे, पहले थर्ड पे, फिर थर्ड से फोर्थ पे, तो ये दोनों सेम हो गई। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट से सेकंड पे आए, इसके इक्वल हो गया, फिर सेकंड से सीधा फोर्थ पे आ जाए। तो अब यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये रिपीट हो रही, ये रिपीट हो रही, रिपीट हो रही उसे नहीं लेना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी, 6। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लाइन। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वो ये है बेटा कि N2 माइनस N1 ब्रैकेट में N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब इससे कैसे निकालेंगे, तो इससे निकालने के लिए आपके पास N1 N2 पता ही है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। N2 माइनस N1 ब्रैकेट में N2 माइनस N1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर N2 4 है, N1 1 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, जैसा कि पिछले केस में डायरेक्टली हमने निकाला था। तो ये सारा था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटे, हाइड्रोजन, नील बोहर, देखो नील बोहर ने अपनी सारी स्टडीज़ जो है ना बेटा एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट की थी, और वो है हाइड्रोजन। इसलिए ज़्यादातर आपको चीज़ें क्या मिल रही हैं जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है वही। आगे बाद में इस मतलब ड्रॉबैक जो हम नील बोहर का पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होगा कि नील बोहर ने अपनी सारी स्टडीज़ जो है वो सिर्फ किसके लिए की थी, वो सिर्फ हाइड्रोजन या उसके जैसे एटम्स के लिए की थी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नील बोहर की। क्लियर हुई बात बच्चों, ठीक, चलो।